तो अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा ये कि जैसे ये हमारा जो सेशन है रोज़ शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होता था। हमने क्या किया है, इसको आज सिविल हिंदी पीडी एप्लीकेशन पे रखा है ताकि जो बच्चे हैं जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे थे, वो सिविल हिंदी पीडी एप्लीकेशन का अनुभव ले सकते हैं। तो सिविल हिंदी पीडी एप्लीकेशन पर कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सेशन हम लोग इसी प्रकार से सिविल हिंदी पीडी एप्लीकेशन पे रखेंगे आपके लिए शाम को 7 बजे। कुछ सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पॉलिटी के, कुछ आर्ट एंड कल्चर के, कुछ सेशन आपके लिए अभिषेक सर लेकर आएँगे सीसेट के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेशन आपके इको के भी होने वाले हैं जो मोहित सर आपके साथ साथ बेटा यहाँ पर वो सेशन लेने वाले हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है पॉलिटी का और पॉलिटी में हम प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? अब ऐसे में ये टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलें भाई शुरुआत करें, श्री गणेश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर वाले, तो मैसेज तो करिए टेलीग्राम ग्रुप पर सब आ गए। मैंने किया तो था और कितनी बार करता, है ना? 21 मार्च से आर्ट एंड कल्चर का हम जो क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो 21 मार्च से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो 21 मार्च से आप लोग उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी हमारा अप्रैल वाला वही बैच तो वही 1 तारीख से चालू हो ही जाएगा, है ना? और अब तो 2 महीने बचे हो पेपर में। 101 बार करना था, अब कर लिया बेटा। जिनको अच्छा लगेगा वो आ जाएँगे, जिनको नहीं लगेगा वो आराम से आराम करेंगे। चलो अब श्री गणेश करते हैं, है ना? अपने अध्याय का और आज का जो हमारा अध्याय है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला। तो चलें श्री गणेश करें। तो चलिए श्री गणेश करते हैं, ठीक है? टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक को। चलिए, जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। यार बहुत सारे लोगों के पास नहीं आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ सबके पास एक बार आना चालू हो जाए जैसे भी है, उसके बाद इस्तेमाल करूंगा। देखो, मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और दूसरा स्टेटमेंट है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे और तीसरा स्टेटमेंट है, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। डी क्या हो गया? क्या हो गया? यानी कि हमारी दुलारी मैम ने बोला है जितना पढ़ लिया उसी को रिवीजन करो, दूसरा कुछ नहीं पढ़ो। अब आप बताओ क्या करूं? अच्छा, पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ चलो, क्या आंसर आया है? आंसर आया है यहाँ पर सी 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 सी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सी सी कर रहे हैं। एक बार इस सवाल को एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये देखो बेटा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? कोई बता सकता है क्या? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे वर्ष 1977 में, ठीक है भाई। अब वर्ष 1977 में यहाँ पर मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसमें बेटा कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? सरकार बनी थी जनता पार्टी की। तो भाई जनता पार्टी की सरकार बनी है वर्ष 1977 में और पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जैसे कि अगर हम 1947 से लेकर 1964 तक देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद हम गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं, हम बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं 1964 से लेकर 1966 तक, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। फिर से गुलजारी लाल नंदा बनते हैं, वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस से ही थे। उसके बाद वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। तो ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी और राजनीतिक दल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना और ये घटनाक्रम कब का था? ये घटनाक्रम था वर्ष 1977 का। तो वर्ष 1977 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। अब सवाल ये है कि बेटा चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे कब हैं? तो चौधरी चरण सिंह जी का जो टाइम था वर्ष 79 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और मात्र 6 महीने तक ये प्रधानमंत्री रह पाए हैं, है ना? क्योंकि इनके चरण लोकसभा में पढ़ ही नहीं पाए थे और लोकसभा में बहुमत से दुआ नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब रही बात कि भाई प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? अब जैसे सोचो, जब हम इनके पुत्र की बात करते हैं, चौधरी अजीत सिंह की बात करते हैं ना, अब अजीत सिंह की राजनीति आप देखेंगे तो कहाँ नजर आती है आपको? बेटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नजर आती है।
उनके पौत्र हैं जयंत सिंह, उनकी राजनीति कहाँ नजर आती है? वही वेस्टर्न यूपी में नजर आती है। तो चौधरी चरण सिंह साहब जो मुख्यमंत्री थे वो आपके हरियाणा के नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ कि पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। अभी हमने क्या डिस्कस किया? मैंने आपको बताया था ना, जैन सिंह बेटा 1947 से लेकर 1964 तक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, सही है ना? उसके बाद वर्ष 1964 में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा थे। फिर 1964 से लेकर वर्ष 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी नजर आते हैं। फिर 1966 से लेकर 1977 तक हमको बेटा इंदिरा गांधी जी नजर आती हैं। उसके बाद वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 1979 तक हमको प्रधानमंत्री के पद पर कौन नजर आते हैं? बताइए भाई। 1977 से 1979 तक जो प्रधानमंत्री नजर आते हैं मोरारजी देसाई साहब नजर आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो मोरारजी देसाई के बाद वर्ष 1979 से वर्ष 1980 की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। उसके बाद बेटा वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आते हैं। उसके बाद वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 1990 तक हमको विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। और उसके बाद वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1991 तक चंद्रशेखर हमको भारत के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मैंने अब तक जितने भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम लिए हैं, क्या कोई भी दक्षिण भारत से था? बताइए भाई। हमने अभी तक चंद्रशेखर तक भारत के प्रधानमंत्री सुने, लेकिन अभी तक एक भी नाम ऐसा था जो बेटा यहाँ पर दक्षिण भारत से है? तो ऐसा एक भी नाम हम लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हम वर्ष 1991 में देखते हैं तो वर्ष 1991 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और पीवी नरसिम्हा राव साहब वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 1996 तक। 1966 कहां से आ गया बेटा? 66 तो पहले था ना, 66 से लेकर 77 तक। हाँ चलो, अब देखो यहां पर हमें ये तो पता चल गया ना कि पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये स्टेटमेंट तो सही है। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है बेटा, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, एक चीज और जानो, जैसे कि अगर हम भारत के प्रधानमंत्री एक रहे हैं, नाम है एच.डी. देवगौड़ा। जैसे कि अभी शिवानी ने क्वेश्चन किया कि एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कब से कब तक थे? एच.डी. देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये मुख्यमंत्री कहां से थे? ये पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहीं अगर हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल क्या था? पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 तक। ये कहां के मुख्यमंत्री थे? ये आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई साहब की बात करें, इनका कार्यकाल क्या था? मोरारजी देसाई साहब 1977 से लेकर 1979 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे 1979 से लेकर 1980 तक, और ये मुख्यमंत्री रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 1990 तक, और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो भाई श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, और भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कब हैं? 2014 में, और टू बी कंटिन्यूड, मुझे लगता है शायद 2034 तक तो कम से कम कार्यकाल है ही है। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं और अभी तक तो जारी हैं। चलें भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दूसरा, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होती है। दूसरा है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, प्रोक्त में से कोई नहीं।
सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या आंसर किया है? ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छे। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के कंपैरिजन पर ये क्वेश्चन आधारित है। इसमें सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होती है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 देखें, तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद शब्द हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 75 देखोगे, तो आर्टिकल 75 में भी मंत्री परिषद शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल जो शब्द है वो यहाँ पर ओरिजिनली देखने को तो नहीं मिलेगा आपको संविधान में। मंत्रिमंडल शब्द को भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया था वो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया, और 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में यहां पर मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। लेकिन आप ये देखो कि मंत्री परिषद की व्याख्या कर दी गई हो या मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या कर दी गई हो, तो ऐसा आपको भारतीय संविधान में कहीं व्याख्या नजर नहीं आती है। तो भाई यहाँ पर कौन कौन शामिल है मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में? जैसे कि अगर हम यहाँ पर मंत्री परिषद को समझने की कोशिश करें, तो मंत्री परिषद में कुल मिला के कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में ना बेटा कुल मिला के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हमको कैबिनेट मंत्री नजर आते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन है? मंत्री परिषद में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री हैं। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर हमें राज्य मंत्री नजर आते हैं। और नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर हमें उप मंत्री नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके महत्व की बात करें, इनकी सैलरी की बात करें, इनके पदक्रम की बात करें, तो नंबर 1 पर तो कैबिनेट मंत्री हैं, है ना। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर राज्य मंत्री हैं, और नंबर 3 पर हमें उप मंत्री नजर आते हैं। तो ये सीक्वेंस है ना, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। अब ऐसे में अगर हम यहाँ पर इस सीक्वेंस को समझें, तो कैबिनेट मंत्री सबसे मुख्य हैं, और उसके बाद राज्य मंत्री है, उसके बाद उप मंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनके बीच में डिफरेंस को और कोट करने की कोशिश करें, तो हमें ये समझ में आएगा कि कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनके पास हमेशा स्वतंत्र प्रभार होता है। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के पास क्या होगा? हमेशा स्वतंत्र प्रभार होगा। ये जिस भी मंत्रालय में जाएंगे, ये उस मंत्रालय के प्रधान होते हैं। लेकिन अगर हम राज्य मंत्री को देखें बेटा, तो राज्य मंत्री के साथ कंडीशन क्या है? राज्य मंत्री के साथ कंडीशन ये है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हो भी सकते हैं और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले भी हो सकते हैं। इसलिए राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार कौन सा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। लेकिन अगर उपमंत्रियों की बात करें, तो उपमंत्रियों को कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। और ये जो उपमंत्री हैं, या तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं, या फिर बेटा आपके राज्य मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो गया? कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए, राज्य मंत्री शामिल हो गए, और उपमंत्री शामिल हो गए। अब रही बात, अगर हम यहाँ पर मंत्रिमंडल को समझने की कोशिश करें, तो मंत्रिमंडल में कौन है? मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अब एक बात बताओ, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, है ना, और मंत्रिमंडल में कैबिनेट है। तो ऐसे समझने की कोशिश करो कि जब हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो गया? मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए, राज्य मंत्री शामिल हो गए, उप मंत्री शामिल हो गए। लेकिन हम जब बात करते हैं आपके मंत्रिमंडल के बारे में, तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल है? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। अब सोचो, इसे हम इक्वेशन 1 बनाएं और इसे इक्वेशन 2 बनाएं। अब सोचो, यहां पर इस इक्वेशन को, यानी कि सी की वैल्यू को आप यहां पर मंत्री परिषद वाली इक्वेशन में रखते हो, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा कि मंत्री परिषद किसके बराबर है? मंत्री परिषद जो है वो यहां पर बेटा आपके मंत्रिमंडल प्लस
राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में शामिल होती है, यानी कि मंत्रिमंडल यहाँ पर मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा होता है। तो मंत्री परिषद में कौन कौन है? मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल भी है, राज्य मंत्री भी हैं और उप मंत्री भी हैं। अब जरा सवाल को देखो, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होती है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन अगर इसे घुमा के लिखा जाता और पूछा जाता कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का एक भाग है, बताओ भाई, अगर हम ये लिख देते हैं कि भाई मंत्री परिषद जो है मंत्रिमंडल का एक भाग है, तो ऐसा नहीं है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का एक भाग नहीं होता है ना। और दूसरा, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं? तो नहीं बेटा, मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है तीसरा है। ठीक है, स्लाइड खो गई है तुम्हारी तरफ, देखो कोई मिल जाएंगी जमीन पे पड़ी हुई। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, अच्छा क्या होता है, वहां भी थोड़ा लेट होता है, यहाँ बोले नहीं दे रहे हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो अगर तो कैबिनेट को सबसे ऊपर लगाएंगे, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, सी 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 सी, क्या बात है, सभी लोगों को मिर्च लगी है सी सी करके, है भाई। चलो आंसर आपका सही है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा वो उत्तर सी बनेगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। बताओ भाई कौन सा आर्टिकल है? क्यों भाई, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर हम इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट देखें तो इसका उत्तर हमें भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से मिलेगा? बताइए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं 75 आर्टिकल 75 के 1 से। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 75 के 1 को। आर्टिकल 75 में क्या बोला गया? मंत्रियों के बारे में ना अन्य प्रावधान किए गए। क्या कहा गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लेना जैसे दिक्कत हो रही हो, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा? बताइए भाई, क्या ऐसा होने वाला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा? भाई अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन तब करेगा जब उसे संभावना लगे कि ये लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो भाई संभावना के आधार पर कि ये जो व्यक्ति है लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने में सक्षम है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और उसे एक समय दे दिया जाएगा कि भाई आप इतने समय में अपना बहुमत सिद्ध करके बताइए। तो प्रधानमंत्री का तो अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति ने कर दिया, लेकिन बाकी जो मंत्री है ना, उन मंत्रियों का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। और वहीं अन्य मंत्रियों की बात करें तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था, इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका उत्तर आर्टिकल कौन सा देगा? बताइए भाई, आपको तो सारे के सारे आर्टिकल याद हैं। आर्टिकल 75 का 2, इसका उत्तर मिलेगा हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 2 में। तो चलिए भाई एक बार आर्टिकल 75 का 2 देखते हैं। आर्टिकल 75 के 2 में क्या कहा गया? 75 के 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और अन्य मंत्री भी शामिल हैं। अगर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद को सोचें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बेटा रहते हैं, तो क्या है चिता
बेटा तुम्हारा नाम चीता है कि चिता है? चिता कैसे हो सकता है? चलो अब देखो भाई है क्या, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को अपने पद से कभी भी हटा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तब तक नहीं हटा सकते जब तक उनका लोकसभा में बहुमत है। तो भाई जरूरत किस बात की है? जरूरत लोकसभा में बहुमत बने रहने की है ना। अगर प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लो प्रधानमंत्री जी लोकसभा से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर देगा। तो प्रसाद पर्यंत का कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है प्रधानमंत्री के संदर्भ में? लोकसभा में बहुमत के आधार पर। तो अगर लोकसभा में बहुमत है तो भाई यहाँ पर पद पर रहेंगे, अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो भाई सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा देखो, ये तो बात रही प्रधानमंत्री जी की। अगर हम बाकी मंत्रियों को देखें कि बाकी मंत्री भी यहां पर बेटा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, एकदम सही है ना। अब देखो भाई है क्या, बाकी के जो मंत्री हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी मंत्रियों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति जी बेटा लोकसभा में बहुमत पर निर्भर नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति निर्भर करते हैं प्रधानमंत्री की एडवाइस के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं कि भाई ये मंत्री जी हमको पसंद नहीं आ रहे, इनका कामकाज हमको पसंद नहीं आ रहा, हम ये चाहते हैं कि इनकी जगह हम किसी एक अच्छे व्यक्ति को लेकर आए। भाई एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है ना कि उसकी टीम अच्छी बनी रहे, है भाई कप्तान की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर मान लो कप्तान की टीम ही अच्छी बनी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनकी टीम बढ़िया परफॉर्म करे, तो इसलिए उनको राइट दिया गया है कि जिस भी मंत्री को चाहे उस मंत्री को राष्ट्रपति से कह के पद से हटवा सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्री का प्रसाद पर्यंत रहना कैसे काम करता है बेटा? मंत्री का प्रसाद पर्यंत रहना यहां पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर काम करता है। ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है, एकदम सही है ना। अब दूसरा देखो, प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो भाई ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी बनेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने बेटा 4। ठीक है। अब देखो भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से, मुझे क्या पता आईपीएस जी, यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, और बहुमत सिद्ध करवाने से पहले राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लास में हेडफोन कनेक्ट नहीं होता है क्या? अरे चिता कैसी बात कर दी आपने, है ना? बिल्कुल होता है। आप इसकी मोबाइल में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर यहाँ पर एक काम करो, ऑप्शन मिलेगा ईयरपीस का, उस ईयरपीस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, कनेक्ट हो जाएगा। हाँ चलो भाई, अब देखो है क्या, सर जी होली पार्टी वाले दिन नेटवर्क खराब हो गया था इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अच्छा, एक सॉन्ग भी आपने तैयार किया था होली पार्टी वाले दिन? ओ चलो ठीक है। अब देखो भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन है। पहला स्टेटमेंट है, यह आवश्यक है क्या कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में बहुमत अपना सिद्ध करे? भाई कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले राष्ट्रपति जी किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं जिस व्यक्ति में संभावना नजर आ रही होती है कि वो व्यक्ति यहाँ पर लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर सांसदों का, ज्यादा से ज्यादा सांसदों का नेतृत्व रखता है, जिसे ज्यादातर सांसदों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसे एक समय दे दिया जाता है कि भाई है क्या कि आप एक काम करो, इतने समय में लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। तो जैसे है क्या कि मान लीजिए 1 महीने का समय दे दिया, या फिर बेटा हमने 15 महीने का समय दे दिया, तो ऐसे में 15 महीने के समय में या फिर जो है आपके 1 महीने के समय में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। तो यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, लेकिन बहुमत सिद्ध करवाने से पहले राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए।
चाहिए और यहाँ पर एक समय देना चाहिए और उतने समय में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि अपना बहुमत सिद्ध करके बताएं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में दो कथन है। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने के लिए केवल अपने दल या गठबंधन दल के व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है और मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, प्रोक्त में से कोई नहीं। फटाफट सवाल पढ़ना बेटा। बी 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 बी, क्या बात है, सभी लोग आंसर जो कर रहे हैं वो बी 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 कर रहे हैं। चलो अब देखो यहाँ पर है क्या बेटा, यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में ना दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु केवल अपने दल या गठबंधन दल के व्यक्तियों की ही राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन का आंसर था बेटा बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या, अच्छा जैसे समझने की कोशिश करो, अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 को देखें, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया, बी क्यों था, अरे यार देखो पिछले क्वेश्चन में ये था ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में दो कथन थे। पहला है कि यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बहुमत सिद्ध करवाने से पहले राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और एक समय दे देना चाहिए जिसमें उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही आता है, इसलिए इसका आंसर बी था। अब है क्या, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है क्या, कि भाई प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में दो कथन थे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को नियुक्त करने के लिए केवल अपने दल या गठबंधन दल के व्यक्तियों की ही राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसका उत्तर कहां मिलेगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 1 में मिलेगा। आर्टिकल 75 के 1 में क्या कहा गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ऐसा कहीं लिखा गया है क्या कि प्रधानमंत्री केवल अपने राजनीतिक दल के लोगों की नियुक्ति करवाएगा, है भाई, या अपने गठबंधन के लोगों की नियुक्ति करवाएगा, बाहर से भी तो व्यक्ति ला सकता है ना। प्रधानमंत्री यहाँ पर या तो मंत्री नियुक्त करने से पहले देखे कि भाई कोई व्यक्ति या तो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, नहीं तो अगले 6 महीने में बने। तो ऐसे में मंत्रियों की नियुक्ति करने का जो आधार प्रधानमंत्री की सिफारिश है और ऐसे में यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आपके जो है बेटा केवल और केवल अपने दल या गठबंधन को देखें। दूसरा, हमें पता है ना कि जब हम मंत्री की बात कर रहे हैं तो मंत्री जी के लिए एक ही एलिजिबिलिटी है कि भाई या तो वो लोकसभा के मेंबर रहें या राज्यसभा के, वरना 6 महीने के अंदर बन जाएं और इसके अलावा आपके पूरे संविधान में कोई अन्य एलिजिबिलिटी नहीं लिखी गई है। तो बताओ भाई, यहाँ पर अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु केवल अपने दल या गठबंधन दल के व्यक्तियों की ही राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है, तो ये गलत है। और अगर हम मंत्री परिषद की बैठक की बात करें कि मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस सवाल का जो उत्तर मिलेगा वो हमें भारतीय संविधान के ना आर्टिकल 74 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए बेटा एक मंत्री परिषद होगी। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं अर्चना, लेकिन संवैधानिक प्रावधान है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार काम करेगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है ना, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। तो जब प्रधान ही प्रधानमंत्री है तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मंत्री परिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो यहाँ पर प्रधानमंत्री करेगा। तो ध्यान रखेंगे ना कि प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल या गठबंधन दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, ये रॉन्ग हो जाता है। और मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना वो आपका बी बनेगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर मैं जानना चाह रहा था कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक सेकंड रुक जाइएगा, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, जो इस क्लास में नए हैं, जिन्हें पता नहीं होगा कि डाउट लेने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि भई यहाँ पर अगर आप कोई डाउट पूछेंगे, तो हैंड रेज़ करेंगे, तो हैंड रेज़ करने में मैं आपको इन्विटेशन भेजूँगा। इन्विटेशन भेजने से पहले आपको माइक का ऑप्शन होगा और एक होगा ऑप्शन वीडियो का। आपको दोनों ऑप्शन को येस करना पड़ेगा, तब इन्विटेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए, कहीं आप पहले जल्दीबाज़ी में इन्विटेशन सेलेक्ट करें, तो माइक और आपका वीडियो ऑफ रह जाए। तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, ठीक है? शुभम जी से बात करते हैं। शुभम, सबको बताना कैसे काम करेगा। मैं चीता हूँ, अब तो क्लियर है ना? आप मुझे खुश रहो बेटा नहीं बोलते हैं। पहले लगा देते हो आप। अच्छा, हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप हमें। दिखाई भी देना है। हुँ, दिखाई भी देना है। हाँ, ओके सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बताइए। अभी तक प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा, कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा। बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अगर इसमें संसदीय व्यवस्था का आधारभूत कोई एक आर्टिकल तलाश किया जाए, प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में, अरे! कहाँ चले गए शुभम जी? अभी तो सवाल पूछा ही था। भाई अभी तो सवाल पूछा ही गया था। चलिए, तो कोई और बताना चाहेगा? आ गए फिर से। हेलो? हाँ सर। हाँ, शुभम, अब बताओ। जैसे अरे फिर गायब हो गए? हेलो? क्वेश्चन आते ही चले जा रहे हो तुम, क्या चक्कर है? हेलो शुभम, आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, मैं कह रहा था कि हमने राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा था कुछ दिन पहले, जी। है ना? तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ से कहाँ देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में? राष्ट्रपति के आर्टिकल अगर मिलेंगे तो वो 52 से लेकर 62 तक। 52 से लेकर 62 मतलब 62 तक। 52 से, हाँ 52 से लेकर 62। तो आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में ये है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले भारत और फ्रांस के संविधान का कंपैरिज़न किया था, याद है? जी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे हम भारत की व्यवस्था को देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, तो भारत में कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है? भारत में पॉलिटिकल सिस्टम वही संसदीय व्यवस्था काम करती है। हुँ, हुँ। और जो फ्रांस में काम करती है वो अर्ध अध्यक्षीय काम करता है। अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था काम करती है। अच्छा, और जी। अमेरिका में कौन-सी व्यवस्था काम करती है? अध्यक्षीय व्यवस्था काम करती है। अध्यक्षीय व्यवस्था काम करती है। तो जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद है और राष्ट्रपति का पद है, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है, तो फ्रांस में दोनों पद हैं या फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से कोई एक होगा? फ्रांस में दोनों पद है। फ्रांस में जितना दोनों पद। हुँ, जितना प्रेसिडेंट को उत्तरदायित्व दिया गया उतना ही प्रधानमंत्री को भी उत्तरदायित्व दिया गया है। बस वहाँ पे क्या है कि फ्रांस में प्रेसिडेंट को ये दिया हुँ, गया है कि हुँ, विदेश की सुविधा दी गई है, रक्षा की सुविधा दी गई है हुँ, हुँ। और इत्यादि की सुविधा दी गई है। मतलब पावर शेयरिंग पर काम करते हैं। जी। ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक सीबीआई का टॉपिक पढ़ा था, अभी कल ही एंड कर रहे थे। तो सीबीआई वाले टॉपिक में हमने विनीत नारायण वही मसला टॉपिक आज पूरा पूछ रही है। हाँ, विनीत नारायण मसला डिस्कस किया था 1997 का। क्या था विनीत नारायण केस? जी। विनीत नारायण केस का वही सर जैन हवाला वाला मामला था। हुँ, हुँ। उसमें सर यही बात थी कि मतलब अभी तक पूरी डिस्कस नहीं किया हूँ मैं उस जैन पे। हवाला केस हुआ था। जैन हवाला केस में आरोप लगे थे बहुत लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के, जिसमें ये लग जी। रहा था कि बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ जाँच करनी थी और जाँच करने में रुकावट आ रही थी कि 1969 का एकल निर्देश था। याद है? जी। और उस एकल निर्देश हाँ। की वजह से संबंधित मंत्रालयों से अप्रूवल लेना पड़ रहा था बार-बार सीबीआई को। तो एक आपके एक्टिविस्ट थे, नाम क्या था? विनीत नारायण। उन विनीत नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी कि भई ये तो गलत है, ऐसे अगर सीबीआई बार-बार अप्रूवल लेती रहेगी, तो हम काम कैसे कर पाएँगे, जाँच कैसे चलेगी? तब क्या किया गया? तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके एकल निर्देश को शून्य कर दिया गया। ये तो हुआ था। जी। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस याद है? 2014 का? सुब्रमण्यम केस वाला वही सर 6A वाला ना कि जो 1946 वाला था एक्ट उसको जो उसी को समाप्त कर दिया गया था पूरा। हाँ। 2023 में जाके समाप्त कर दिया गया था। एक्ट मतलब 2014 में उसको
2014 में उसको 6A को क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया था, लेकिन 2023 में जाके ये काम किया गया कि अब तक जितने भी अगर 2014 से जो भी पहले थे मतलब अब उसको पूरा समाप्त कर दिया बहुत गया पूरा। बहुत बढ़िया। आर किशोर मसला था 2023 का। हाँ सर। ठीक है, चलो। अच्छा, सीबीआई के संदर्भ में हम डिस्कस कर रहे थे कि सीबीआई को काम करने में समस्या आ रही है, तो उसके संदर्भ में एक समिति की सिफारिश की बात की थी। याद है कौन सी समिति थी, क्या एडवाइस किया था उसने? सॉरी सर, मैं वो वाला क्लास नहीं किया हूँ। चलो एक बार रिवीजन करना, फिर बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, वैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैं हॉस्पिटल में इस टाइम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ, कोई बीमार है? मम्मी को पेट की थैली में पथरी हो गया है सर, हाँ, तो इसलिए सर चलो ध्यान रखो, कोई नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा सब। अब अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, खुश ठीक है सर। रखो, खुश रहो। ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी ऐसे स्टूडेंट को लीजिए। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट को लें, चलो भाई, कौन आएगा ऐसा स्टूडेंट? ऋतिक तो नहीं है वैसे स्टूडेंट, है भाई? कुछ वो ऋतिक तो नहीं होगा ऐसा स्टूडेंट। और ऐसा स्टूडेंट कौन है? ऐसा स्टूडेंट कौन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे? एक सेकेंड रुको। हाँ, ये सिमरन नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल सही। अबूसार और नैन्सी दी भी नहीं है। अच्छा, नैन्सी कोई पिक कर, भैया हैंड रेज जब जाए तो एक्सेप्ट करना होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया हमें। तो नैन्सी से बात करते हैं। और कौन है? लाइब्रेरी वाले बच्चे बाहर आके हैंड रेज पिक कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है लाइब्रेरी की। हेलो, हेलो। कोई बहाना नहीं चलेगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। म्यूट है ये? अच्छा, म्यूट रह गए, चलिए कोई नहीं। अब एक काम करते हैं, अगली बार जब मुलाकात करें ना, थोड़ी हिम्मत बटोर के आए सब लोग, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए हम एक दो सवाल और रह गए, पहले उसे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। अरे खत्म, थैंक यू नहीं कहना, अभी सवाल है बेटा। हाँ, बाकी 3 लोगों को और बता देना है, यहाँ पे थैंक यू कह के काम नहीं चलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने छठा है। किचन कैबिनेट के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक औपचारिक निकाय है, और दूसरा स्टेटमेंट है, किचन कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, प्रोक्त में से कोई नहीं। किचन कैबिनेट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित एक औपचारिक निकाय है, और दूसरा है, किचन कैबिनेट की सलाह भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होती है। अच्छा, सभी लोग आंसर डी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, ये कोई किचन कैबिनेट जैसा शब्द भारतीय संविधान में हो सकता है क्या? किचन कैबिनेट, बाथरूम कैबिनेट है, गार्डन कैबिनेट है, बरामदा कैबिनेट है, छत कैबिनेट, ये फालतू की बातें ना। इसका मतलब ये है कि ये सब हमें बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कोई शब्द भारतीय संविधान में कैसे हो सकता है? तो भाई, भारतीय संविधान में उल्लिखित ऐसा कोई औपचारिक निकाय है ही नहीं, और जब औपचारिक निकाय नहीं है, तो किचन कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कैसे हो जाएगी? बताओ भाई, जब किचन कैबिनेट नाम का एक औपचारिक निकाय भारतीय संविधान में है ही नहीं, तो इसकी सलाह भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कैसे बाध्यकारी हो जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो सर जी, हमने इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि कुछ राजनीतिक विद्वान एक किचन कैबिनेट की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और उनके इर्द गिर्द के जो 5-6 लोग हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसमें कुछ उनके परिवार के सदस्य होते हैं, जिसमें कुछ उनके सलाहकार होते हैं, और जो ना सरकार के ऊपर बहुत प्रभाव रखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि घरेलूपन वहां पर दिखाई देता है, और जैसे हम कहें कोई प्रधानमंत्री जी हैं, उसकी उनकी नीतियों पर उनके बेटे का, उनकी बेटी का प्रभाव नजर आता है, उनके मित्रों का प्रभाव नजर आता है। अब जबकि है क्या,
वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, या फिर कुछ मुख्यमंत्री हैं, मान लो 2-4 मंत्री हैं, उनका प्रभाव नजर आता है। तो किचन कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कुछ प्रभावशाली लोग हैं, ये मिलकर एक किचन कैबिनेट जैसी फॉर्म कर लेते हैं। पर ये कोई औपचारिक निकाय नहीं है, ये निकाय क्या है? ये एक प्रकार का अनौपचारिक शब्द है। जैसे हम नॉर्मली शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जीवनचर्या में, उस प्रकार का शब्द है। ना ही इसका कोई संवैधानिक आधार है, ना कोई वैधानिक आधार है, ना सरकार के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त हमको शब्द नजर आता है। ठीक है, चलिए, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वाला टॉपिक खत्म हुआ, और कल एक नया अध्याय शुरू करेंगे 7 बजे। और कल का जो अध्याय होने वाला है वो आपातकाल वाला रहने वाला है। तो कल हम इमरजेंसी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जिन्होंने लाइव नहीं देख पाया उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको 2 से 3 घंटे के बाद। ठीक है, और बाकी ये जो सेशन है हम यूट्यूब पर भी बेटा आपका अपलोड करने वाले हैं। तो जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं उन या अपलोड करके देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भाई हमारी क्लासेस लगातार सिविल हिंदी पीडीएफ एप्लीकेशन पे चलती हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सिविल हिंदी पीडीएफ एप्लीकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सिविल हिंदी पीडीएफ एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो इसकी पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, और कल भी हम सेशन करेंगे। तो जो लोग अभी यूट्यूब पर इसको वॉच कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि कल का सेशन शाम को 7 बजे हम लोग सिविल हिंदी पीडीएफ एप्लीकेशन में एक डेमो कोर्स नाम से सेक्शन है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। निःशुल्क सेशन है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो क्रैश कोर्स है आर्ट एंड कल्चर का वो शुरू हो रहा है 21 मार्च से, तो भाई सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुलाकात होगी हमारी कल। धन्यवाद बेटा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।